प्रश्न नंबर 1। राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? आप सभी ने देखा होगा अपने अपने घरों में कि जब भी हमारे घर के बड़े जो हैं आपस में बातें करते हैं, कंपैरिजन करते हैं आज के ज़माने के और अपने ज़माने के, तो एक बार ये लाइनें ज़रूर वो भी बोलते हैं कि एक हमारा ज़माना था, तब ऐसा हुआ करता था और तब वैसा, और आज देख लीजिए। तो ये पंक्तियाँ अक्सर प्रयोग में की जाती हैं। ऐसे ही जब हम पाठ रीढ़ की हड्डी पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जो है बात बात पर इस वाक्य को दोहराते हैं कि एक हमारा ज़माना था। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बातें कहकर अपने समय की तुलना और वर्तमान से वो करते हैं, इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? क्या ये सही है ये करना? यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताता है। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप भी हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि कुछ बातें उसमें अच्छी रही हो, पर सारी बातें अच्छी रही हो ये भी संभव नहीं है। यह हम सभी जानते हैं कि आप ये कहें कि पिछला ज़माना यानी कि हमारे जो बड़े हैं उस ज़माने में सब कुछ ही अच्छा होता था और इस ज़माने में सब कुछ ही गलत ही होता है, तो ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। उस वक्त पे भी कुछ अच्छा होगा और इस वक्त में भी कुछ अच्छा है। उस वक्त में भी कुछ कमियां थी, बुराइयां थी, और इस वक्त में भी कुछ बुराइयां। हाँ, आप कह सकते हैं कि परसेंटेज जो है ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन चीज़ें दोनों एग्जिस्ट करती हैं हर समय में। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होंगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हो ये जरूरी नहीं है। हर समाज की आवश्यकताएं समय के अनुसार बदलती रहती हैं। अब अगर आज के टाइम में आपको फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और आप उससे बहुत ही ईजिली जो है चीज़ें कर सकते हैं, या ऑनलाइन आप चीज़ें खरीद सकते हैं, इसके लिए आपको उठ के दूर दूर बाज़ारों में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप ये कहेंगे कि बाज़ार में जाकर टाइम वेस्ट करके ही आप चीज़ें लें तभी वो चीज़ें अच्छी होंगी? तो ऐसा नहीं है। समाज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरीके की समाज में अपडेट आ रही है, उसके हिसाब से जो चीज़ें सही हैं उसके साथ आगे बढ़ना ही पड़ता है। और ये नहीं कह सकते हैं कि ये समय गलत है और वो समय जो बीत चुका है वो सही ही था। तो हर समाज की आवश्यकताएं जो है वो समय के अनुसार बदलती ही रहती हैं। समाज की जो ज़रूरतें हैं और समाज जो बदल रहा है, बदलना अच्छी चीज़ है। अगर नहीं बदल रहा है तो ये गलत चीज़ है। जैसे पहले स्त्रियों को पढ़ाना भले आवश्यक नहीं समझा जाता रहा हो, पर आज स्त्रियों की शिक्षा समाज की आवश्यकता बन चुकी है। इसी तरह आज की बातें आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी हैं और तत्कालीन समाज के लिए वे बातें अच्छी रही होंगी। इस प्रकार उनके द्वारा की गई तुलना तर्क संगत नहीं है। और ये हम सभी को मालूम है कि ये बात कहना कि पिछला ज़माना या हमारे बड़ों का जो ज़माना था वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली बहुत ही अच्छा था, और आज के टाइम में वर्तमान में सब कुछ गलत ही है, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह सकते हैं परसेंटेज जो है उसकी ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन दोनों ही ज़मानों में कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं बुरी होती हैं। हर चीज़ एक साथ एग्जिस्ट करती है। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और फिर विवाह के लिए छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? राम स्वरूप, अगर उसकी बेटी पढ़ लेती है, बीए पास कर लेती है और उसके बाद लड़के वाले जो हैं उनसे छुपाते हैं, ये दो बहुत ही एक दूसरे से अलग विरोध प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं। क्या मजबूरी हो सकती है जो ये विरोधाभास उनके व्यवहार में दिख रहा है कि पहले वो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन उसके बाद में विवाह के लिए उसे छुपाते भी हैं? उमा के पिता रामस्वरूप जो है आधुनिक विचारों वाले तथा शिक्षा के समर्थक व्यक्ति हैं। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं और उसको विवाह योग्य होने पर अब वे योग्य वर की तलाश करते हैं। तब वही शिक्षा जो है राह का रोड़ा बन जाती है, यानी वो अटकाव बन जाती है। पेशे से वकील तथा समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका जो बेटा है शंकर, दोनों ही कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। उन्हें 10वीं पढ़ी बहू ही चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप इस बात को
उमा का बीए पास होना छिपा जाते हैं और उनके आचरण का ये विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। और ज़्यादातर भारतीय समाज में आज भी अपने बच्चों के लिए हर पिता जो है अच्छी सोच रखता है, लेकिन जहाँ पे भी विवाह का मामला आ जाता है, भारतीय समाज जो है रूढ़िवादिता की जंजीरों में आज भी जकड़ा हुआ है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति मजबूर होकर वही व्यवहार लेकर चल रहा है जो पिछले वक्त तक से चलता चला आ रहा है। और यही मजबूरी जो उमा के पिता हैं उनको मजबूर करती है, जो अपने बेटी का इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी उन्हें छुपाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3 लेते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, क्या वह उचित क्यों नहीं है? अब रामस्वरूप जो है अपनी बेटी से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लड़के वालों के सामने आए, चुप रहे और अपनी शिक्षा जो है उसको कमतर ही बताए, ज़्यादा नहीं बताना है, और शादी के लिए भी वो तैयार रहे। तो क्या ये चीज़ सही है? और सही है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रामस्वरूप जो है उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से भी उचित नहीं था। वह चाहते थे कि उमा जो है वो लड़के वालों यानी कि गोपाल प्रसाद और शंकर जो कि लड़का है, गोपाल प्रसाद जो कि उसके पिता हैं, उसके सामने सज धज कर जाए और अपने बीए पास होने की बात छिपाकर 10वीं पास होना बताएं। वे चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं। आज समाज में लड़की लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। अतः लड़की कोई वस्तु या मूक मूक जो कि नहीं बोल पाते हैं वैसा कोई जानवर नहीं है कि किसी के इशारे पर कार्य करे। उसका भी अधिकार है कि उसके साथ उसे जीवन भर रहना है, उसके बारे में जाने, उसकी रुचियों पसंद नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से उमा के पिता जो उमा से उम्मीद करते हैं कि लड़के वालों के सामने उसे किस तरीके से जाना है, अपने आप को 10वीं पास बताना है, सज धज कर जाना है, चुप बैठना है, ऐसा ही कुछ आचरण करे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं। आज का ज़माना जो है लड़के और लड़कियों को बराबर देखता है, सम्मान देता है और वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। लड़की को भी बराबर का हक है कि वो लड़के को और उसके बारे में जान सके, उसके परिवार के बारे में जान सके, उसकी रुचियों पसंद नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं। गोपाल प्रसाद जी जो है वो विवाह को बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अब आप देखेंगे एक तरफ लड़की का पिता लड़की से चाहता है कि लड़की अपनी क्वालिफिकेशन को छुपाए, चुपचाप रहे और बिल्कुल ही अनपढ़ों की तरह जो है वो लड़के वालों के सामने पेश हो जाए। लड़के वाले जो है शादी को एक बिजनेस बनाकर सामने आके पेश होते हैं। अपनी शर्तों पे आपको जो है घर की बहू चाहिए और उस पर भी डिमांड जो वो करते हैं वो चाहिए उन्हें। तो हमें ये बताना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है कि हम क्या मानते हैं कि क्या ये दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं या नहीं। तो आधुनिक विचार रखने वाले तथा शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई, यानी कि वो सारी समझ रखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को अपने पढ़ाना लिखाना है, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत ही आसानी से हो जाएगा, पर अंततः उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी। उधर गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। एक तरफ तो वो वकील है, फिर भी इतनी रूढ़िवादिता उनके जीवन में अभी भी एग्जिस्ट करती है, जिससे ये प्रश्न सामने आ जाता है कि क्या उनकी बैकबोन है भी या नहीं है। उनका मानना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की अपेक्षाकृत कम अपराधी हैं, क्योंकि परिस्थितियों वश से विवश होकर उन्होंने झूठ बोला। रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं वो अपराधी है, लेकिन गोपाल प्रसाद की अपेक्षा कम अपराधी क्योंकि वो परिस्थितियों से मजबूर थे। हालांकि झूठ बोलना भी अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो क्या वह चोर नहीं कहलाएगा? क्या वह अपराधी नहीं होगा? निश्चित रूप से अपराधी ही कहलाएगा। इस तरह दोनों ही अपराधी हैं। प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? जब पाठ में हमें दिखता है कि उमा जो है सामने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है और
उनसे ये प्रश्न करती है कि क्या आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो ये कहकर, इस पंक्ति को कहकर शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है? ये कहकर जो है उमा इन कमियों की ओर संकेत करती है। पहला, कि गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल तथा खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते। लड़की के आंखों पे चश्मा लगा होने से इतना बड़ा संदेह, इतना ज़्यादा लड़की को चेक करना जैसे वो कोई वस्तु हो, लेकिन अपना ही लड़का जब किस तरीके से गलत व्यवहार के चलते अपमानित भी होता है, लेकिन लोग उस पर सवाल नहीं करते हैं। दूसरी बात, गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरा, शंकर का चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है, लड़कियों के हॉस्टल का चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। चौथा, उसमें यानी कि शंकर में आत्मविश्वास की कमी है। पांचवा, वह झुक कर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पाठ का विषय है, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, ये दो अर्थों को लेकर चलता है, जहाँ पर शारीरिक बनावट के कारण, सही बनावट नहीं होने की वजह से और बैकबोन जो है सही नहीं होने से व्यक्ति झुककर चलता है। वैसे ही मजबूत विचार ना होने पर व्यक्ति जो है दूसरों के अंडर में रहता है, जो जैसा बोलता है वैसा करता हुआ चलता है। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ऑब्वियसली हम जब पाठ को पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं, या अब ये कॉन्क्लूज़न के बेसिस पर यही चाहते हैं कि उमा जैसी लड़की ही जो है समाज को ऐसे ही व्यक्तित्व की ज़रूरत है। कैसे? समाज को जो है उमा जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, क्योंकि उमा जो है वो चरित्रवान है, वह शिक्षित लड़की भी है, और उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छिपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के बारे में दृढ़ता पूर्वक बता देती है। आप देखते हैं कि पाठ में जो है रामस्वरूप, जो कि उमा के पिता हैं, वो चाहते हैं कि जो उमा है वो अपनी शिक्षा को छुपाए, लेकिन एक वक्त को देखते हुए और सामने वालों की बदतमीजियों को देखते हुए उमा जो है दृढ़तापूर्वक अपनी चीज़ों को बयां करती है। इसके विपरीत शंकर जो है स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें ना अच्छे समाज उपयोगी स्वस्थ विचारधारा वाले नागरिक मिलेंगे, बल्कि और ना ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान की अपेक्षा की जा सकती है। वास्तव में समाज को उमा जैसी साहसी, स्पष्टवादिनी यानी जो स्पष्ट बोलते हैं तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की ही आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप जो है, आप कई बार वो देखेंगे कि बड़े तो यही बोलेंगे कि आपने बदतमीज़ी की है बड़ों से, लेकिन ये बदतमीज़ी नहीं है, ये है सही समय पर सही चीज़ों को सामने रखना, इसे कहा जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको इन चीज़ों की समझ है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चाहता है कि आप जैसा, वो जैसा बोले आप वैसा करें, तो ये कहीं पे से भी किसी भी तरीके से तर्कसंगत चीज़ नहीं है। अगर कोई सामने से ये बोल रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, आप सिर्फ इसके लिए बने हो, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति घर का काम करने के लिए और एक व्यक्ति जो है सिर्फ बाहर की चीज़ों के लिए ही है। तो हर व्यक्ति जो है समान है, और ये भारतीय समाज है, और ये भारतीय समाज की बुराई है जिसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं हो पा रही है, जो बुराइयों के साथ चली आ रही है। तो इस तरीके से समाज को शंकर जैसे नहीं बल्कि उमा जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब ये पाठ जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, ये शीर्षक कितना सही है इस पाठ के लिए? जिस प्रकार मानव में शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अभाव में या तो कमज़ोर होने पर व्यक्ति सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता है। व्यक्ति को सीधा खड़ा होने के लिए रीढ़ की हड्डी की मजबूती बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार समाज में नारी को रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज की बैकबोन को कमज़ोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उचित स्थान दिए बिना समाज जो है मजबूत नहीं हो सकता है। उमा के विवाह के लिए राम स्वरूप जो रिश्ता तय करते हैं, उस लड़के
यानी शंकर की कमर भी झुकी रहती है, उसकी शारीरिक बनावट भी बहुत अच्छी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि उसकी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है। इसके अलावा शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी, जो चरित्र की कमजोरी है उसको दर्शाने के लिए भी रीढ़ की हड्डी का ना होना जैसी बातें इस्तेमाल की जाती हैं। बात कहकर ये उभारा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक जो है पूर्णतः सार्थक है। और ये बात हमने पहले ही आपको समझाई है कि रीढ़ की हड्डी जो है ये दो अर्थों में जो है इस पाठ का शीर्षक जो है अर्थ दे रहा है। पहली तो ये कि बैकबोन नहीं होने से शंकर का झुका होना। दूसरा, बैकबोन ना होना का मतलब ये है कि आप अपनी विचारधारा से मजबूत नहीं है, आप दूसरों के दिखाए हुए यानी आप दूसरों की कठपुतली हो। तो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी जो है बहुत ही सार्थक शीर्षक है इस पाठ के लिए। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं? ये जो पाठ पढ़ा है हमने, इसमें मुख्य पात्र जो है वो कौन है और क्यों है? ऑब्वियसली हम देखेंगे कि उमा जो है इस एकांकी का मुख्य पात्र है। क्यों? आगे उत्तर में देखते हैं। कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह उमा ही इस एकांकी का मुख्य पात्र है। वास्तव में इस एकांकी में रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, शंकर तथा उनका नौकर तथा महिला पात्रों में प्रेमा है और उमा है। इनमें से रामस्वरूप तथा गोपाल दास एकांकी के अधिकांश भाग में उपस्थित रहते हैं, किंतु इनमें से कोई भी चारित्रिक रूप से आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो कि मेल ईगो है उसको दिखा रहा है। और साथ ही रामस्वरूप और गोपाल दास जो है, इनके जो कैरेक्टर हैं वो समाज की बुराइयों को उजागर करने वाले कैरेक्टर्स हैं। रामस्वरूप परिस्थितियों के अधीन होकर समझौता कर लेता है, तो गोपाल दास जो है अनुकरणीय चरित्र या गुणों का अभाव दिखता है उसमें। शंकर जो है वो दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ आप देखेंगे स्कूल कॉलेज में वो कैसा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे पिता के सामने किस तरीके का से पेश हो रहा है। उसमें समाज उपयोगी तथा समाज का आदर्श व्यक्तित्व बनने की योग्यता बिल्कुल भी नहीं है। उमा जो है BA पास है, सुशिक्षित लड़की है, जो चरित्रवान है, साहसी है, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाली भी है और अपनी तथा समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित दिखती है। एकांकी के कम अंश में उपस्थित रहने पर भी वही मुख्य पात्र के रूप में, मुख्य पात्र का मतलब ये नहीं होता जो एकांकी में या फिर पाठ में ज़्यादातर उसी की बात हो रही हो। मेन कैरेक्टर लीड रोल में जो है वो ये कि कौन मजबूत बात और अच्छी बात कर रहा है और जिससे शिक्षा निकलकर सामने आ रही है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो रामस्वरूप जो है इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं, जो कि उमा के पिता है, और किस तरीके से मजबूरियों में आकर वो अपनी ही बेटी को जो पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करते हैं, हायर एजुकेशन दिलाते हैं, फिर भी शादी करने के लिए वो लड़के वालों के सामने अपनी बेटी को 10वीं पास भी दिखाने के लिए तैयार है। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं, पर वे अपनी बेटी उमा को BA तक ही पढ़ाते हैं। वे BA तक पढ़ाते हैं और उसके विवाह को लेकर चिंतित दिखते हैं। वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं और गोपाल प्रसाद की जो मनोवृत्ति है उसे जानते हुए भी उमा की शिक्षा की बात को छिपाते हुए परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं। ये जानते हुए कि गोपाल दास जो है वो दकियानूसी विचारों वाला है, लेकिन शादी करने के लिए वो हर चीज़ मानने को तैयार है। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, पर शिक्षा के मामले में वो दोहरी राय रखते हैं। वे उच्च शिक्षा सिर्फ लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। वे शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। वे दहेज की लालच में अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये इन दोनों की चारित्रिक विशेषता है पाठ के आधार पर। प्रश्न नंबर 10 लेते हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? ये जो पाठ हमने पढ़ा, जो कि एक एकांकी है, इस पाठ के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है, इस पाठ के जरिए हमें क्या समझाना चाहते हैं लेखक? तो ये पाठ जो हमें बताता है कि समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिल पाने की समस्या को समाज के सामने लाना है। लड़कियों को विवाह में आने वाली समस्या को समाज के सामने लाना है। लड़कियों की विवाह के समय उनकी पसंद नापसंद, रुचि और आदि रुचियों को भी महत्व देना चाहिए। और इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से उनकी रुचि को महत्व नहीं दिया जाता है। लड़कियों के विवाह के समय उनके माता पिता को दबाया जाना तथा उन्हें अनुचित समझौता करने पर, अनुचित जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे समझौते करने पर विवश किया जाता है। समाज के उन लोगों को बेनकाब यानी उनका चेहरा, जो असल चेहरा, वो सामने करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। उन लोगों की मानसिकता को उजागर करना जो लड़कियों को समाज में सम्मानजनक स्थान नहीं देना चाहते। ये इस पाठ का उद्देश्य रहा है। प्रश्न नंबर 11। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं?
महिलाओं को भी समाज में बराबर का सम्मान मिल सके, इसके लिए कौन कौन सी कोशिशें की जा सकती हैं। हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए और ऐसा करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखकर अश्लील हरकतें नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वालों को हतोत्साहित करें, यानी कि उनके इस उत्साहपूर्वक ये जो काम वो बड़ी हिम्मत से करते हैं उसको बिल्कुल भी बढ़ने ना दें। अपने समय की महान तथा विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। विदुषी जो कि बहुत ही ज्ञानी स्त्रियां हैं। लड़के और लड़कियों की तुलना करते हुए उन्हें कभी हीन नहीं समझना चाहिए। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई तथा खान पान पर ध्यान देना चाहिए और उससे जिससे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो भी स्वस्थ हो सकें और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ये समाज द्वारा कुछ कोशिशें हैं जो करते हुए स्त्री को भी समान शिक्षा और अधिकार जो है उसे और सम्मान भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न लेते हैं। रामस्वरूप अपने घर को किस प्रकार सजा रहे हैं और क्यों? हम सभी को पता है कि इस पाठ में बताया गया है कि जो रामस्वरूप जो कि उमा के पिता हैं वो अपने घर को तरह तरह से सजाने में लगे हैं। वे तख्त पर दरी बिछाकर चादर बिछाते हैं और कमरे में रखे गुलदस्ते को साफ करते हैं। तख्त पर कुछ वाद्य यंत्र यानी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे रखवाते हैं। कुर्सियों की धूल साफ कराते हैं, मेज पोछ भी ठीक कराते हैं और कमरे को साफ सुथरा इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी शादी योग्य बेटी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। जैसा कि हर घरों में होता है कि लड़कियों को देखने के लिए जब लड़के वाले आते हैं तो माँ बाप कितनी कोशिशें करते हैं। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। रामस्वरूप बैठक के कमरे में वाद्य यंत्रों को क्यों रखते हैं? अब लड़के वाले आ रहे हैं लेकिन उसकी सजावट में वाद्य यंत्रों का क्या काम है? रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं और वे कमरे की साफ सफाई कराकर तख्त पर सितार और हारमोनियम भी रखवाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लड़के वाले ये जान सके कि उमा को संगीत का भी ज्ञान है और वे संगीत के बल पर लड़के और उसके पिता को प्रभावित कर सके। वैसे भी उमा का स्वर जो है बहुत मधुर है और वह गीत गाती भी है। प्रश्न नंबर 3, गोपाल प्रसाद एमए से बेहतर किसे मानते हैं और क्यों? गोपाल प्रसाद जो है अपने ज़माने के मैट्रिक पास व्यक्तियों को आजकल के एमए पास वालों से बेहतर मानते हैं और अक्सर हमने ये चीज़ें सुनी हुई हैं कि वो बोलते हैं आज के जो एमए और पीएचडी किए हुए जो व्यक्ति हैं वो उस ज़माने के 12th पास किए हुए लोगों से कमतर ही हैं। तो ऐसा ही गोपाल दास भी बातें बताते हैं कि मैट्रिक पास व्यक्ति को आजकल के एमए पास वालों से बेहतर मानते हैं। उनके इस कथन से ये प्रतीत होता है कि वो अपने समय के पढ़े लिखों को ज़्यादा अच्छा समझते हैं और उनके मन में आज के युवकों की पढ़ाई के प्रति तिरस्कार की भावना भरी हुई है। ऐसा करके वे आजकल के युवाओं पर दबदबा बनाना चाहते हैं, वर्चस्व बनाना चाहते हैं और इस तरीके से गोपाल प्रसाद जो है एमए से बेहतर जो है अपने ज़माने के जो 12th पास हैं 10th पास हैं उनको ज़्यादा वो बेहतर मानते हैं। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद के विचार आधुनिक समाज के लिए कहाँ तक घातक हैं? जो गोपाल प्रसाद जी अपने विचार लेकर इस पाठ में हमें मिलते हैं वो कितना नुकसानदेह है इस समाज के लिए। गोपाल प्रसाद के विचार आधुनिक समाज के लिए तनिक भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं है। वह लड़कियों की पढ़ाई का पक्षधर नहीं बल्कि विरोधी है। उनका कहना है कि जो लड़कियां हैं उनका पढ़ना लिखना काबिल बनना आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार लड़कियों को घर का काम कुशलतापूर्वक करना चाहिए। यदि लड़कियां पढ़ लिख कर योग्य बन जाएंगी और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स की बातें करने लगेंगी तो घर की देखभाल हो चुकी। उनकी सोच से लड़कियों के लिए ये सोच जो है लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, घातक है। क्या गोपाल प्रसाद लड़के लड़कियों को समान दृष्टि से देखते हैं? स्पष्ट कीजिए। गोपाल प्रसाद की सोच जो है समाज के लिए हितकर बिल्कुल भी नहीं। लड़के लड़कियों को समान दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते। वे तरह तरह के तर्क देकर लड़के और लड़कियों में अंतर बताते हैं और दूसरों को उकसाते भी हैं। उनका मानना है कि लड़कों को पढ़ना लिखना चाहिए, काबिल बनना चाहिए, जबकि लड़कियों को पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्हें घर ही तो चलाना है। अपनी बात के प्रमाण में वह कहता है कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। और इस तरीके के उदाहरण देखकर वो समाज के लिए घृणा देने वाली बातें करते हैं और समाज को घातक पहुंचाने वाली बातें करते हैं। पाठ जो है बहुत ही इजी है, इसमें एक एक लाइन और एक एक शब्द समझाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इसी के लिए हम लगातार प्रश्न करते चल रहे हैं और इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, उमा का गायन जो है यानी गीत जो वो गा रही है अचानक क्यों रुक जाता है जबकि इसी गायन से वह लड़के वालों को प्रभावित करना चाहती थी? रामस्वरूप शंकर और उसके पिता को प्रभावित करने के लिए उमा से कुछ गाने के लिए कहते हैं। सितार बजाते हुए उमा गायन शुरू करती है। गायन चल रहा है, अचानक उसकी नज़र सामने बैठे शंकर पर पड़ती है। शंकर पर नज़र पड़ते ही वे समझ गई कि ये तो वही शंकर है जो उससे लड़कियों
के हॉस्टल के बाहर आवारा की तरह घूमता रहता था। उमा साहसी और स्पष्टवादिनी है, यानी उमा जो है बहुत ही हिम्मत वाली है और स्पष्टवादिनी यानी साफ बोलने वाली है। उसे अपने व्यक्तित्व के सामने शंकर का व्यक्तित्व बौना लग रहा था, यानी बहुत ही छोटे व्यक्तित्व का लग रहा था उसे अपने व्यक्तित्व के आगे, इसलिए ऐसे लड़के के सामने गाना उसे अपमानजनक लगा और उसका गायन उसने रोक दिया। प्रश्न नंबर 7, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। इस कथन के द्वारा कौन क्या कहना चाहता है? रामस्वरूप का नौकर जो है रतन वास्तव में काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है। रतन की हंसी का मजाक उड़ाते हुए रामस्वरूप कहते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी में बहुत काम किया है। जब वह युवा थे तब खूब कसरत करते थे और कसरत के बाद कलसे से पानी शरीर पर यूँ डालते थे मानो लोटों से नहा रहे हों। इस कथन के द्वारा जो है एक और वे जहाँ अपनी युवावस्था का बखान करना चाह रहे हैं, वही रतन को अधिक काम करने के लिए प्रेरित भी करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 1, उमा ने गोपाल प्रसाद के साथ जो व्यवहार किया आपके विचार से वो कितना सही था, वो हमें उत्तर देना है। गोपाल प्रसाद समाज के उन लोगों का प्रतीक है जिनकी सोच समाज के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं है। ऐसे लोग नारी जाति को मात्र उपभोग की वस्तु समझते हैं और वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी होते हैं। उनके विचार से यदि नारी पढ़ लिख गई तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएगी, जो कि उनके लिए फायदेमंद नहीं रह जाएगा। उमा द्वारा गोपाल प्रसाद के साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल सही है, उचित है। स्त्री और पुरुष समाज के अंग हैं, दोनों बराबर हैं। उमा शिक्षित युवती है जो अपना हित अहित यानी कि अपना सही गलत सब समझती है। नारी के विरुद्ध ऐसी सोच रखने वाले को लताड़ कर उमा ने ठीक ही किया। प्रश्न नंबर 2, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर शंकर की चरित्र की विशेषता बतानी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र जो शंकर है गोपाल प्रसाद का पुत्र है। उसकी शादी उमा नामक बीए पास लड़की से होनी है। शंकर जो है दुर्बल चरित्र वाला है, यानी कमजोर चरित्र वाला आवारा किस्म का युवक है। शंकर का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसके अपने विचार नहीं है, किसी बात पर टिका नहीं रहता, वह वही करता है जो उसके पिता कहते हैं और पढ़ा लिखा होकर भी पढ़ी लिखी लड़की को महत्व नहीं देता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है ये भी टकराव की आती हैं कि अगर शंकर अपने पिता की ही सारी बातें करता है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो आपकी सोच जो है एक सीमा तक पहुंच चुकी होगी जहां पर आप मेच्योर्ड कहलाओगे। माता पिता की बातें मानना जो है इज्जत करना होता है उनकी, लेकिन अगर आपके माता पिता कहीं गलत हैं तो उनको करेक्ट करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। माता पिता अगर गलत चल रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि माता पिता की हाँ में हाँ करना जो है उनकी इज्जत करना है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें गलत कही जा रही हैं। वह पढ़ा लिखा होकर भी पढ़ी लिखी लड़की को महत्व नहीं देता है, आत्मविश्वास की कमी है उसके पास और उपहास का पात्र बनकर ही सिर्फ रह गया है। प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि उमा के कथन में लड़कियों की पीड़ा प्रकट होती है। उमा जो है रामस्वरूप की बीए पास विवाह योग्य पुत्री है। उसे देखने शंकर नामक युवक अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ आता है और गोपाल प्रसाद जो है बहुत अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहता। वह तरह तरह से उमा की जांच पड़ताल करता है, जिससे उमा को बहुत ठेस पहुंचती है और उमा की आंखों पर चश्मा लगा देखकर वह उमा की उच्च शिक्षा का अनुमान कर लेता है। अब वह तरह तरह की बातें करता है। उमा द्वारा अपनी तोलमोल किया जाना अपमानजनक लगता है, यानी उमा द्वारा अब उमा को लड़के वाले देख रहे हैं और तरह तरह के से चेक कर रहे हैं, जैसे किसी वस्तु को चेक किया जा रहा है। वह दुखी होती है और उन्हें कहती है कि वह मेज कुर्सी से भी बदतर है, क्योंकि खरीदने वाला मेज कुर्सी से कोई प्रश्न नहीं करता है, बस उन्हें मोल भाव करके खरीद लिया जाता है। ऐसा आदमी जो लड़कियों को भेड़ बकरियों के समान समझता है, खुद कसाई के समान है। वह अपनी ऊंची पढ़ाई को भी जायज़ ठहराती है। इस प्रकार उसके कथन में लड़कियों की पीड़ा साफ झलकती है। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। उमा ने समाज की अन्य लड़कियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया इस पाठ के माध्यम से, और रीढ़ की हड्डी पाठ जो है इसके आधार पर बताइए कि लेखक ने उनके किन किन मूल्यों का आकलन किया है। ये पाठ जो है रीढ़ की हड्डी पाठ जो है, इसमें उमा का जो कैरेक्टर है वो अन्य लड़कियों के लिए एक उदाहरण बनकर आता है। कैसे? उमा जो है बीए पास है, सिलाई कढ़ाई पाक कला यानी कि कुकिंग, संगीत में निपुण लड़की है। उसके पिता जो है लड़के वालों से उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपाना चाहते हैं, जिससे उमा विरोध करके सच्चाई सबके सामने प्रस्तुत कर देती है। और उसके जो मूल्य है, जो उसकी वैल्यूज़ है, उसका आकलन इस प्रकार किया जाता है। पहला कि वो स्पष्टवादिनी है। स्पष्टवादिनी होना, उमा स्पष्टवादिनी यानी चीज़ें बात साफ करती है। वह निसंकोच भाव से सच्चाई को बताकर समाज की अन्य लड़कियों के लिए अनुकरण प्रस्तुत करती है कि हमें उमा की तरह ही जो है उसकी तरह ही राह पकड़कर चलनी चाहिए। जो चीज़ सही है उसको कहने में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, स्पष्टवादिनी होना चाहिए।
स्पष्टवादी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गलत चीज़ों को भी सामने रख दें। अगर आप सही हो तो आप चीज़ों को खुलकर बिना डरे जो है सामने रखें। दूसरा, रूढ़िवादिता का विरोध करना। उमा इस बात का कड़ा विरोध करती है कि उच्च शिक्षा केवल लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए नहीं। वह अन्य रूढ़ियों का भी इसी तरीके से विरोध करती है। तीसरा, आत्मविश्वास से भरपूर होना। उमा जो है आत्मविश्वास से भरी है। यही आत्मविश्वास जो है उसे शंकर जैसे लड़के से श्रेष्ठतर सिद्ध करता है। चौथा, दृढ़ निर्णय लेने में सक्षम। उमा जो है दृढ़ निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम है। इसी कारण वह अपने पिता शंकर और उसके पिता के सामने अपना निर्णय सुना देती है। और इस तरीके से ये पाठ रीढ़ की हड्डी से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न जो है डिस्कस किए हैं। अगर आपको चैप्टर की समरी से और चैप्टर से चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी तो आपको क्वेश्चन के जरिए चीज़ें जो है बहुत क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही सुंदर पाठ है, बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला पाठ है। ज़रूर पढ़ें, समझें और इन प्रश्नों को भी पढ़ें और समझें। बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ें नहीं है इसमें। आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आप इसके उत्तर स्वयं भी लिखने में सक्षम होंगे। और इसी तरीके से वीडियो आपको हेल्प कर रही है तो जरूर अपने दोस्तों से इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट यूं ही प्रोवाइड होते रहे।